कहते हैं हर लड़की का अपने ससुराल और शादी को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। ऐसे ही कुछ सपने थे सपना के। हाल ही में उसकी शादी हुई थी। सपना नई नई शादी करके ससुराल आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अच्छे ससुराल का सपना अब सपना के लिए सपना ही रहने वाला था। आइए देखते हैं और जानते हैं। बहू, इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आओ और इस पूजा की थाली में पैर फिर से रख के लक्ष्मी की तरह अपने कमरे की तरफ जाओ। सपना ये सुनकर हैरान हो गई और बोलती है, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये कलश अंदर गिराना है और इस आरती की थाल में पैर रखना है। ये बात सुनकर सारिका ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, भूल ही गई थी। चलो कोई बात नहीं, वो शादी की इतनी थकान हो गई है ना, तो इसीलिए शायद हर छोटी छोटी बात दिमाग से निकल जाती है। ये तो कोई छोटी बात नहीं थी जो दिमाग से निकल जाए। शायद सासू माँ थक गई हैं, इसलिए जाने अनजाने में उल्टा बोल दिया होगा। कोई बात नहीं। अब सपना अपने ससुराल में प्रवेश कर लेती है और अपने पति महेश के साथ प्यार भरे पल बिताती है। अगली सुबह जैसे ही वो उठती है, उसे देखकर उसने खुद से कहा, आज एक अच्छी बहू की तरह रसोई में जाके ससुराल वालों के लिए बढ़िया बढ़िया सा कुछ बना देती हूँ। बहुत खुश हो जाएंगे सारे। इतना बोलकर वो नहाने के बाद जैसे ही रसोई में जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सारा सामान उल्टा सीधा रखा हुआ था। ये देखकर सपना ने कहा, ये माँ जी ने यहाँ क्या उधम मचा रखा है? रसोई के अंदर चीनी के डब्बे में नमक रखा है, नमक के डब्बे में चीनी रखा है। ऐसे तो मुझे सब चीज चक चक कर खाने में डालनी पड़ेगी, और कहीं चेक करने के चक्कर में चूहे मारने वाली दवा खा ली ना, तो घर बसने से पहले भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। सपना ये सब कुछ बोलकर परेशान हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और उससे कहती है, बहू, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अगर तूने चूहे मारने की दवा खा ली है तो मेरे फोन में डॉक्टर का नंबर है। मैं तेरे डॉक्टर से तुरंत इलाज करवा दूंगी। अजीब दिमाग से पैदल सास है। मैंने तो सिर्फ एक तर्क दिया है कि कहीं चूहे मारने की दवा ना खा लूं, और ये तो मुझे सच में चूहे मारने की दवा खिलाने पे तुली हुई है। हे भगवान, ये कैसी सास मिल गई मुझे। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मुझे मेरी माँ ने सब कुछ बहुत अच्छे से बनाना सिखाया है। सपना को खुद ही सारे सामान का अंदाजा लगाकर खाना बनाना था। वो खाना बनाती है और देखने में काफी अच्छा और मजेदार उसका खाना लग रहा था। सब लोगों के लिए वो खाना टेबल पर लगाती है, जिसे खाकर महेश ने कहा, सपना, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। वो तो अलग बात है, कभी कभी खाना अच्छा नहीं बनाती तुम। महेश जी, वो बात तो मैं रसोई में जाके ही समझ गई थी। कुछ बोला क्या सपना बहू तुमने? नहीं नहीं ससुर जी, मैं ये बोल रही थी कि थोड़ी खीर लीजिए ना, बहुत अच्छी बनी है। सभी लोग खाना खा रहे थे। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सपना के साथ सारिका ने उससे कहा, सपना बहू, रसोई की सारी साग सब्जियाँ खत्म हो गई है। चलो तुम और मैं बाजार जाकर सब्जियाँ ले आते हैं। हाँ माँ जी, मुझे भी तो पता चले यहाँ पे सब्जियाँ के क्या भाव चल रहे हैं। अगर मैं आपके साथ सब्जियाँ लेने जाऊंगी तो ये भी काम सीख जाऊंगी। हाँ बहू, अब सब कुछ तो तुझे ही संभालना है। चल आजा, मैं तुझे सिखाऊंगी कि सब्जियाँ कैसे खरीदते हैं। अच्छे से सब कुछ सीखना। सपना भी खुश हो जाती है। शायद उसकी सास सब्जियां खरीदने के लिए दिमाग से पैदल नहीं होगी। अब जैसे ही वो लोग सब्जियां खरीदने बाजार पहुंचते हैं, उसकी सास सारिका एक सब्जी वाले से मटर का रेट पूछती है। अरे भाई, ये मटर कैसे दिए हैं? बहन जी, 60 रुपए किलो है। अरे बहुत महंगे हैं। चल बहू, आगे कहीं पूछते हैं। इसने तो लूट मचा रखी है। सपना सारिका आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो दूसरे ठेले वाले से पूछते हैं, ये मटर कैसे दिए हैं? बहन जी, 20 रुपए पाव है। बहुत सस्ते दे रहे हो भाई। पहले वाला तो 60 के दे रहा था। एक काम करो, 2 किलो मटर कर दो। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो 60 के किलो दे रहा है, यानी 15 का पाव, और ये 20 का पाव दे रहा है, यानी 80 रुपए किलो। अब सारिका अपनी उंगलियों से हिसाब गिनने लगती है और सिर खुजलाने लगती है। तब तक सपना उसे खींचकर उस ठेले वाले के पास से हटा देती है। माँ जी, आप रहने दीजिए, आज सारी सब्जियाँ की खरीदी मैं खुद ही कर लूंगी। आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो ठेले वाला मुझे आज तक लूटता रहा। अच्छा बहू, जो तूने मुझे बता दिया। हे भगवान, मेरी सास कितने दिमाग से पैदल है, जिसे सब कुछ बताना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन सारिका की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा काम किया करती जिसकी वजह से ये घोषित हो जाता कि वो दिमाग से सच में पैदल है। एक दिन सभी लोगों के साथ एक शादी में जाना था।
और सपना ने कहा, माँ जी, आपने घर की चाबी कहीं संभाल के रख दो। आजकल मोहल्ले में चोरियां बहुत हो रही हैं। हाँ सारिका, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हमारे घर पर चोर अपना हाथ साफ कर जाए। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने हमारे घर की चाबी ताला लगाकर उस सामने वाली पड़ोसन को दे दी है। वो सालों से मेरी दोस्त है और बहुत वफादार है। वो हमारे घर का अच्छे से ख्याल रखेगी। मैं तो आपको दिमाग से पैदल समझती थी, लेकिन आप तो समझदार निकली। क्या बोला बहू तूने? क्या समझा था मुझे? कुछ नहीं माँ जी, शादी में जाने के लिए देरी हो रही है, चलिए जल्दी चलते हैं। इस तरह सभी लोग शादी में चले जाते हैं और बेफिक्र होकर अच्छे से शादी को एंजॉय करते हैं। सभी लोग वापस आते हैं और आने में बहुत ज्यादा देर हो जाती है। उनकी पड़ोसन काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती, जिस पर सपना ने अपनी सास से कहा, ये क्या, आंटी तो घोड़े गधे सब कुछ बेच के सो रही है और दरवाजा नहीं खोल रही है। अब क्या करें हम? अगर पड़ोसन ने दरवाजा नहीं खोला तो हमें सारी रात घर के बाहर ही बितानी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद सारिका ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा। सारिका ये बोलकर मुस्कुरा रही थी और सपना ने अपने सर को पीटते हुए कहा, ओ तेरी माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? चोर सबसे पहले आके पायदान के नीचे ही चाबी ढूंढता है, क्योंकि ज्यादातर लोग चाबी वही रखते हैं। माँ जी, आपने एक चाबी को पड़ोसन के घर पे छुपा दिया और बाकी चाबियों को इधर उधर छुपा दिया, ताकि चोर के हाथों कोई न कोई चाबी लगी जाए, है ना? ये बात सुनने के बाद सारे घर वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि सारिका ने सच में फिर से साबित कर दिया कि वो दिमाग से पैदल है। अब सपना जल्दी से घर का दरवाजा खोलती है। अंदर जाकर लोग देखते हैं कि सब कुछ घर में फैला हुआ था। साथ ही वहाँ पर एक चिट्ठी थी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे हम पहली बार चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन आपके घर के बाहर हमको चाबी मिल गई और हम आसानी से आपके घर का ताला खोल के आपके घर में घुस गए और चोरी करने गए। तो हमने कहा देखा बहुत सारा गहना है, लेकिन आप लोग की ईमानदारी देखकर कि आप चोरों से इतना प्यार करती हैं कि चोरों के लिए चाबी बाहर रख देती है ताकि चोरों को मेहनत ना करनी पड़े। इसीलिए बस गहने लेकर जा रहे हैं। पूरी जिंदगी हम और हमारे बच्चे और हमारे पड़ोसी के बच्चे सब आपको दुआ देंगे। आप ना सदा खुश रहिए। और हाँ, अब बीच में पैसा खत्म होगा तो दोबारा आएंगे चोरी करने, तो दोबारा चाबी वहीं रखिएगा। आपका धन्यवाद करते हैं। ये बात सुनने के बाद सभी लोग ताड़े मार मार कर रोने लगते हैं। जैसे ही तिजोरी के पास जाकर देखते हैं तो तिजोरी टूटी हुई मिलती है और सारे गहने गायब मिलते हैं। माँ जी, आज तो आपने साबित कर दिया आप दिमाग से पैदल हैं। अब तो ये बात अपने मुंह से बोलनी पड़ेगी मुझे। मुझे लगता था तुम गांव की हो, इसलिए थोड़ी मंदबुद्धि हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो जो इतनी बड़ी गलती कर सकती हो। ये सब बातें सुनने के बाद भी सपना की सास सारिका मुस्कुराई जा रही थी, जिसके बाद उसने सबसे कहा, आप लोग मुझे दिमाग से पैदल समझते हैं, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। दरअसल हमारे घर में जितने भी गहने थे ना, वो सब नकली गहने बनवाकर एक तिजोरी में रखे थे, ताकि कभी चोर देखे तो लालच में सिर्फ उन्हें ही चुरा कर ले जाए, क्योंकि असली गहने तो मैंने बैंक के लॉकर में रखवाए हुए थे। भाग्यवान, इसका मतलब तुम लोगों ने जो अभी गहने पहने वो भी नकली हैं, और जितने भी गहने इस तिजोरी में रखे हुए थे उन सभी पर पानी चढ़े हुए थे। माँ जी, आप जो मुझे मायके जाने के लिए गहने देती थी कि ये गहने पहन के जा, वो नकली थे। बहू, घर आजकल सुरक्षित नहीं है, चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए मैंने ये सब किया। ये बात सुनने के बाद सपना अपनी सास को गले से लगाती है और कहती है, मैं तो आपको दिमाग से पैदल समझती थी, पर आप तो बहुत समझदार निकली। आपने तो सच में चोरी होने से बचा लिया। सपना को समझ में आ जाता है कि उसकी सास अकल से पैदल तो जरूर थी, लेकिन जिंदगी में हमेशा छोटी मोटी गलतियां करती थी। लेकिन वो दिमाग से इतनी भी पैदल नहीं थी कि इतनी बड़ी गलती कर बैठे। आखिरकार उसे भी तो जिंदगी का तजुर्बा था, और अपनी जिंदगी में कोई छोटी मोटी गलती अगर आपने भी की हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। विमला बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं थे। विमला शहर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में अपने 16 साल के बेटे सोनू के साथ रहती थी और लोगों के घरों में काम करके बहुत मुश्किलों से अपने बेटे को स्कूल भेजती थी। उसकी गरीबी के चलते बहुत बार सोनू बिना कुछ खाए सो जाता था, लेकिन विमला बेचारी करती भी क्या, उसकी हालत ही नहीं थी
कि वो अपने बेटे को बाकी बच्चों की तरह पाल पोस सके। ऐसे ही एक दिन सोनू स्कूल से थका हारा घर आता है और घर आते ही खाना खाने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता और वो भूखे पेट कहता है। क्या करूं, भूख तो इतनी ज्यादा लगी है और खाने को तो कुछ है ही नहीं। आज सुबह भी खाना नहीं खाया था, पता नहीं माँ भी कब तक आएंगी। घर में तो कुछ बनाने को भी नहीं है जो मैं बना लूं। भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, क्या पता कुछ तो मिल ही जाए। इतना बोलकर सोनू रसोई में इधर उधर कुछ खाने को देखता है, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता और ऐसे ही बिना कुछ खाए वो पढ़ने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद विमला काम करके घर वापस आती है तो वो सोनू को देखकर कहती है, अरे मेरा राजा बेटा पढ़ाई कर रहा है। क्या है माँ, भूखे पेट तो पढ़ाई भी नहीं होती और मैंने तो आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आप तो काम पर चली जाती हो और वहाँ तो कुछ खा ही लेती होंगी, मैं यहाँ भूखे रहता हूँ। नहीं बेटा, तू भूखा रहेगा तो वैसे भी कुछ नहीं खा सकती मैं। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं समझ रही हूँ, लेकिन तू भी तो समझना, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, हालत अच्छे नहीं है तो क्या भूखे ही रहूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भूख लग रही है और आप जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। ठीक है, मैं अभी तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। विमला सोनू के लिए जल्दी से एक चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे चूल्हा जलाने में काफी समय लगता है। इतने में सोनू को भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो बोलने लगता है, पता नहीं कैसी रसोई है, आजकल तो लोगों के पास बिजली वाला चूल्हा भी है, लेकिन हमारे घर की रसोई में तो गैस सिलेंडर वाला चूल्हा भी नहीं है। आप इसी में ही बनाते रह जाओगी और यहाँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ बेटा, बहुत लोग होते हैं जिनके पास सब होते हुए भी वो चूल्हे पर ही बनाते हैं। हाँ तो उनके पास होता है सब, तो भी वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ है क्या जो हम अपनी मर्जी चला सकें? अभी तक तो तुझे बहुत भूख लगी थी और अब यहाँ तू सुना रहा है। अरे थोड़ा समय तो दे, मैं बना तो रही हूँ, बन जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। विमला सोनू के लिए जल्दी से जल्दी एक मुट्ठी दाल और थोड़े से चावल बना देती है और दाल चावल ले जाकर सोनू को देती है। सोनू जैसे ही दाल चावल खाता है तुरंत मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे खाना खाना था और आपने तो दाल के नाम पर पानी पानी ही दे दिया है। आपकी रसोई में क्या पानी ही था जो आपने उबाल कर दिया है मुझे? बेटा जो भी है मैंने तेरे लिए बना दिया है, अब तो बिना मुंह बनाए ये खा ले। मैं पक्का कल तुझे पनीर बना दूंगी। आपने बोल दिया और मैंने पनीर खा लिया। आपको भी पता है हमारी औकात पानी वाली दाल खाने की है और आप मुझे कल पनीर खिलाओगी। अब ये बोल दिया है तो ये भी बता दो कि कहाँ से लाओगी कल? कल की कल देखी जाएगी, अभी जो तेरे पास है वो खा ना। हाँ ठीक है, लेकिन आपका खाना कहाँ है? आप भी तो बैठो ना। नहीं तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। इतना बोलकर विमला खुद खाना ना खाकर सोनू को खाना खिला देती है और इसी तरह दिन बीतते हैं। अगले दिन सोनू जब स्कूल से घर वापस आता है तो विमला परेशान होकर खुद से बातें कर रही थी और वो कहती है, मुझे तो काम से भी निकाल दिया है, अब मैं कहाँ से सोनू के लिए खाना लाऊंगी? उसकी पढ़ाई का भी इतना खर्चा है और रसोई भी पूरी खाली पड़ी है। भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ। सोनू विमला की सारी बातें सुन लेता है और सारी बातें सुनने के बाद सोनू भी विमला की परेशानी समझते हुए कहता है, माँ आज मुझे भूख नहीं है। आज स्कूल में ही मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया था। तुझे मना किया है ना मैंने किसी का खाना नहीं खाते, फिर तूने क्यों खाया? माँ आज एक दोस्त का जन्मदिन था तो उसने सबको खिलाया था तो मैंने भी वही खा लिया था, इसीलिए मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है लेकिन रुक तो यहीं, मैं रसोई में देखती हूँ, कुछ होगा तो बना कर लाती हूँ, तो खा लियो, ठीक है ना? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी विमला के गेट पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है और उसमें से एक विक्की नाम का अमीर आदमी अपनी बीवी शालिनी के साथ उतरता है और विमला के पास आकर कहता है, हम रास्ता भटक गए हैं और अब हमारे पास पानी भी नहीं है पीने के लिए। आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। हम यहाँ तक आए तो देखा आपका घर है, इसीलिए हम आपके पास आ गए। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। जी बिल्कुल, आइए ना आप बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। विमला दोनों के लिए पानी लेकर आती है और दोनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और शालिनी विमला से कहती है, आपका बहुत शुक्रिया। वो दरअसल हम पिकनिक के लिए निकले थे तो हमें यहाँ का एरिया बहुत अच्छा लगा था, तो हम चलते चलते यहाँ आ गए और रास्ता भूल गए। हमारे पास खाने को तो काफी कुछ था लेकिन पीने को एक बूंद पानी नहीं था, लेकिन आपने हमारी प्यास बुझा दी। हाँ
और हमें ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। हम यहाँ एक फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस फार्म हाउस की देखरेख आप करें। लेकिन मैं कैसे? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर कैसे मैं आपका फार्म हाउस संभाल सकती हूँ? हम दोनों जब यहाँ अपनी कार से उतरे थे तो हमने आप दोनों की बातें सुन ली थी और हमें लगा कि हमें आपसे मदद नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा प्यास लगी थी कि हमें मदद मांगनी ही पड़ी। और हाँ, जब हमने आपकी बात सुनी और आपसे मदद मांगी तो आपने अपनी गरीबी का रोना ना गाकर हमारी मदद की, तो हमें आपकी नीयत का पता चल गया और हम आपको यही बोलना चाहते हैं। माँ, आपकी रसोई में खाने को कुछ नहीं था ना? भगवान आपको खुद रास्ता दिखाने आ गए अपनी रसोई को भरने के लिए। इनकी बात मान लो। हाँ, और हमारे फार्म हाउस की देखभाल के साथ साथ आप वहीं रहोगी और देखभाल करने के बाद आपको उसकी तनख्वाह भी दी जाएगी। और मेरी आपसे विनती है, आप मना मत करना। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो आप बस सोच रहे हैं और पता नहीं कब खरीदोगे। जब आपका फार्म हाउस आप खरीद लोगे तब आप बोलते तो समझ भी आता। अभी तक तो खरीदा भी नहीं है और अभी से आप बोल रहे हो। देखिए, यहाँ तो हम खरीदेंगे ही, लेकिन यहाँ थोड़ी दूरी पर हमारा एक फार्म हाउस खाली पड़ा है। आप उसकी जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि अब भी हम वहाँ आते हैं तो वो गंदा ही मिलता है। आप रहेंगी तो कम से कम तसल्ली रहेगी। जी ठीक है, मैं आपके फार्म हाउस की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। माँ, अब आप फार्म हाउस संभालोगी तो हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे और अब तो फिर मैं भी और बच्चों की तरह खाना लेकर जा सकता हूँ ना, और घर पर भी आकर खाऊंगा। हाँ बेटा, अब इस गरीब माँ की रसोई पहले की तरह खाली नहीं होगी। अब तेरी मनपसंद की सभी चीजें बना सकती हूँ। विकी और शालिनी विमला को अपने फार्म हाउस की जिम्मेदारी देते हैं और उसे संभालने के कहते हैं और विमला को खर्चे के लिए कुछ पैसे भी देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें फार्म हाउस वो दिखा के चले जाते हैं। विमला भी बहुत मन लगाकर जिम्मेदारी निभाती है और फिर उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगता है। अब वो अपने बेटे को ढंग का खाना खिला सकती थी और वो अब कभी भी रसोई को देखकर उदास नहीं होती, क्योंकि अब उसके हालात पहले से बहुत सुधर गए थे और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।